हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट की। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक बात करते हैं कि जो साउंडनेस है सीमेंट की, तो वो होती क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो जो साउंडनेस है सीमेंट की, इट इज द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रेजिस्ट द वॉल्यूम चेंज ऑफ सीमेंट आफ्टर हार्डनिंग। जैसे ही आपका सीमेंट एक बार सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसके बाद उसमें कोई वॉल्यूम चेंज ना हो, दैट इज द एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड साउंडनेस ऑफ सीमेंट। मतलब सीमेंट सेट होने के बाद, हार्ड होने के बाद उसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज ना हो, उस प्रॉपर्टी को या उस टर्म्स को हम साउंडनेस बोलते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि अगर उसके वॉल्यूम में चेंज होता है, इफ द सीमेंट चेंज इट्स वॉल्यूम आफ्टर हार्डनिंग, दैट इज कॉल्ड अनसाउंडनेस। अगर आपका सीमेंट हार्ड होने के बाद उसके वॉल्यूम में चेंज होता है, तो उसको हम अनसाउंडनेस बोलते हैं। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अगर उस सीमेंट में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कब? हार्डनिंग होने के बाद, सेट होने के बाद, दैट इज कॉल्ड अनसाउंडनेस। तो अगर आपका सीमेंट एक बार सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, अगर उसके बाद उसमें कुछ वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसके कारण क्या होगा, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको अफेक्ट करेगा, उसका जो लाइफ स्पान है स्ट्रक्चर का उसको अफेक्ट करेगा। क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज होगा, एक्सपांशन होगा, तो नॉर्मल सी बात है, उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा और बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि सीमेंट में जो ये अनसाउंडनेस आती है, जो वॉल्यूम चेंज होता है, वो किसके कारण होता है। तो सीमेंट में अगर हम बात करें, सीमेंट का जो कंपोजिशन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपका लाइम है, सिलिका है, आयरन है, मैग्नीशिया है, सल्फर है, तो डिफरेंट टाइप्स के उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो उनमें से जो आपका लाइम है, मैग्नीशिया और सल्फर, मीन्स लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर, इन तीनों के कारण सीमेंट में अनसाउंडनेस आती है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ फ्री लाइम, मैग्नीशिया और सल्फर। तो इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कारण अगर ये एक्सेस में है, तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो सीमेंट है वो हार्ड होने के बाद उसमें वॉल्यूम चेंज होगा और उसमें अनसाउंडनेस आएगी। ओके। साउंडनेस ऑफ सीमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द टू मेथड। वन इज लीचेटलियर मेथड, सेकेंड वन इज ऑटोक्लेविंग मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउंडनेस ऑफ सीमेंट बाय लीचेटलियर एपरेटस और लीचेटलियर मेथड। ओके। तो इस मेथड को जो एक्सप्लेन किया गया है, जो प्रोसीजर है, उसके लिए जो रेफरेंस लिया गया है वो है आपका IS 4031 पार्ट 3 1988। तो इस मेथड को हम जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट टेस्ट है विद द हेल्प ऑफ लीचेटलियर एपरेटस, तो इसमें कौन कौन से एपरेटस रिक्वायर्ड है, प्रोसीजर में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, उसको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से एपरेटस रिक्वायर्ड है। एपरेटस, तो फर्स्ट वन इज लीचेटलियर एपरेटस। तो यहाँ पर साउंडनेस टेस्ट को जिसको हम परफॉर्म कर रहे हैं सीमेंट का, उसके लिए मेथड का ही नाम है आपका लीचेटलियर मेथड। तो इस मेथड में साउंडनेस फाइंड आउट करने के लिए सीमेंट की, हम लीचेटलियर एपरेटस का यूज करते हैं। लीचेटलियर जो एपरेटस है आपका, एक स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर होता है, जो आपका स्प्रिंग ब्रास का बना होता है, जिसमें आपका जो मोल्ड है वो 30 mm का होता है। उसका डाया मतलब हाइट उसकी 30 mm है और उसका डाया 30 mm है, और उसमें दो इंडिकेटर आर्म्स लगे होते हैं जिनकी लेंथ आपकी 165 mm होती है। यू कैन सी दैट दिस इज स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर हियर, दिस इज स्प्लिट पोर्शन। तो इसकी जो हाइट है इस सिलेंडर की, वो आपकी 30 mm है। ओके। और इसका जो डाया है इस सिलेंडर का, वो भी आपका 30 mm है। और इसमें जो दो इंडिकेटर आर्म्स लगे हुए हैं, ये वाले, दिस इंडिकेटर आर्म्स, उनकी जो आपकी जो लेंथ है 165 mm है। ओके, क्लियर है। तो यहां पर हम और बात करें थोड़ा सा, मेजरिंग सिलेंडर, ट्रॉवल, बेलेंस, वाटर बाथ। तो these apparatus required to perform the soundness test of cement। तो इन सभी के बारे में हम ऑलरेडी पहले प्रीवियस
जो हमारे एक्सपेरिमेंटल वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा और मटेरियल हमें कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो आपका इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको सीमेंट एज अ मटेरियल रिक्वायर्ड है। दूसरा वाटर हो गया आपका। थर्ड आपका ग्रीस या ऑयल जो हम मोल्ड पर अप्लाई कराते हैं बिफोर फिलिंग दी पेस्ट। तो ये हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है। इनको हम एक वन बाय वन फिर से बात करेंगे कि कहाँ पर ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। अब हम इसके बाद बात करते हैं प्रोसीजर की। तो हम प्रोसीजर में हम वन बाय वन जितने भी इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोसीजर की। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 100 ग्राम सैंपल को वेट कर लेते हैं। सैंपल को वेट करने के बाद हम क्या करते हैं उसमें वाटर को ऐड कराते हैं। अब हमें किस अमाउंट में वाटर को ऐड करना है वो आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो बोलता है कि आपको 78% हियर आपको जो 100 ग्राम सीमेंट यहाँ पर हम जो सैंपल लिए हैं उसमें आपको 78% ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि हमारा जो सीमेंट सैंपल था उस पर हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म किए थे। उस टेस्ट में जो मेरी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आएगी वो आपकी 30% थी। ओके, तो यहाँ पर जो आईएस कोडल प्रोविजन बोलता है कि आपको जब साउंडनेस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं तो उस 100 ग्राम सैंपल में आपको 78% वाटर इस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का ऐड करना है। मींस 30% स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी थी, उसका 78% मुझे वाटर क्या करना है, ऐड करना है। और किस में करना है, 100 ग्राम सैंपल में। तो ये वैल्यू आपकी 23.4 ग्राम। तो फर्स्ट स्टेप है आपका 100 ग्राम सैंपल को हम वेट किए, उसमें 78% वाटर किसका, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का, उसका हम क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम उसको पेस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, अब हम बात करें स्टेप सेकंड की। पेस्ट हमारा प्रिपेयर हो चुका है, तो पेस्ट को फिल करने से पहले, तो पेस्ट को इस जब इस मोल्ड में हम फिलिंग कराते हैं तो इस मोल्ड में फिल करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें ऑयल की लाइटली ऑयल को अप्लाई कर लेते हैं। इस मोल्ड पर अप्लाई कराते हैं और आप ये देख सकते हैं ये दो आपकी ग्लास प्लेट है। ओके, तो इस ग्लास प्लेट पर और इस मोल्ड पर हम ऑयल को अप्लाई करा लेते हैं और इसको इस टाइप से इस प्लेट पर रखकर अब हम इस बात करें स्टेप थर्ड की। तो इसको इस टाइप से ये जो इंडिकेटर आर्म्स है इसको टुगेदर करके इस टाइप से, और फिर क्या करते हैं इसकी हम फिलिंग करा देते हैं। फिलिंग करने के बाद ड्यूरिंग दी फिलिंग आपकी ये इंडिकेटर आर्म्स जो है टुगेदर होना चाहिए। दी fill the cement paste in the leach clear mold taking care of to keep the edges of the mold gently together during the operation। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद अब हम बात करें स्टेप फोर्थ। बाद आपको क्या करना है, स्टेप फोर्थ में फिल करने के बाद आपको एनदर जो ग्लास प्लेट है इसके ऊपर आपको इस टाइप से प्लेस कराना है। और ये प्लेस कराने के बाद आपका ये वेट है, थोड़ा सा स्मॉल वेट है, इस स्मॉल वेट को आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्लेस कराना है। जैसे ही आपका ये स्मॉल वेट और ये असेंबली आपकी प्रिपेयर हो चुकी है, तो फिलिंग करने के बाद एनदर ग्लास प्लेट इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद इस पर स्मॉल वेट प्लेस करने के बाद इमीडिएटली दिस इमीडिएटली सबमर्ज इन दी वॉट टब। तो इसको हम क्या करते हैं, फिल किए, फिल करने के बाद इस पर एनदर ग्लास प्लेट अप्लाई किए। ग्लास प्लेट को अप्लाई करने के बाद उस पर थोड़ा सा स्मॉल वेट प्लेस कर दिए ऊपर वाली प्लेट के ऊपर।
और ये असेंबली तैयार होने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इमीडिएटली बाथ टब में सबमर्ज करा देते हैं। ओके, ये मेरा स्टेप 4 था। तो सैंपल मेरा बन चुका है, मोल्ड में हम फिलिंग भी कर लिए हैं और उसको बाथ टब में सबमर्ज करा दिए। वो आपका टेम्परेचर आपका 27 ± 2 डिग्री है। तो सबमर्ज कराने के बाद उसको हम 24 घंटे तक वेट करते हैं। 24 आवर्स तक आपका जो असेंबली है वो बाथ टब में सबमर्ज होना चाहिए। जैसे ही 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, keep this assembly under water for 24 hours. After this, take out the mold from the water and measure the distance between the indicator arms. तो जैसे ही आपके 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, टेक आउट कर लेते हैं, असेंबली को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इन इंडिकेटर आर्म्स के, ये जो आपको इंडिकेटर आर्म्स दिख रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसको हम वर्नियर कैलिपर या फिर नॉर्मल स्केल से मेजर कर लेते हैं। क्लियर है? तो एक रीडिंग मुझे मिल जाती है जिसको मैं यहां पर नाम दिया हूं रीडिंग ए। एक रीडिंग मुझे मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, उसी असेंबली को अब हम अगेन उसको बाथ टब में सबमर्ज कराते हैं। सबमर्ज द मोल्ड अगेन इन द वाटर एंड ब्रिंग द वाटर टू बॉइलिंग इन 25 to 30 मिनट्स एंड कीप इट बॉइलिंग फॉर 3 आवर्स। तो अब उसी असेंबली को हम बाथ टब में अगेन सबमर्ज कराते हैं। सबमर्ज कराने के बाद 25 से 30 मिनट, 25 to 30 मिनट्स में हम उस वाटर के टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर पर लेके आते हैं। तो आपका वाटर क्या होता है, बॉयल होने लगता है। तो उसी बॉइलिंग टेम्परेचर पर हम उस असेंबली को 3 घंटे के लिए उसी बॉइलिंग टेम्परेचर प्लेस करा के रखते हैं। ये आपका स्टेप 6 है। तो आप उसको 3 आवर्स के लिए प्लेस करा दिए थे। जैसे ही 3 आवर्स आपके कंप्लीट होते हैं, 3 घंटे कंप्लीट होते हैं, अब आप उस असेंबली को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद उसको कूल आउट करेंगे एट 27 ± 2 डिग्री। तो असेंबली को निकालने के बाद आप उसको कूल करेंगे, कूलिंग कराएंगे 27 ± 2 डिग्री। कूलिंग कराने के बाद अगेन अब हम उसमें कितना एक्सपांशन आया है इस इंडिकेटर आर्म्स में, उसको हम स्केल की हेल्प से मेजर कर लेते हैं। इसको हमने नाम दिया है रीडिंग बी। ओके, एक मेरे पास रीडिंग ए है जो बॉइलिंग से पहले थी, एक मेरे पास रीडिंग बी है जो आफ्टर बॉइलिंग है। तो दोनों रीडिंग में जो एक्सपांशन आया है, रीडिंग ए में एक वैल्यू मिली होगी मुझे, रीडिंग बी में एक वैल्यू मुझे मिली है। तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, दी डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेजरमेंट रिप्रेजेंट दी एक्सपांशन ऑफ दी सीमेंट, मींस बी माइनस ए। जो दोनों का डिफरेंस है रीडिंग बी और रीडिंग ए, सीमेंट में कितना एक्सपांशन हुआ है। ओके, क्लियर है? तो एक सैंपल का मेरे पास डेटा आ चुका है कि उसमें कितना एक्सपांशन हुआ है। तो रिपीट दी होल प्रोसीजर वन मोर टाइम यूजिंग फ्रेश 100 ग्राम सीमेंट सैंपल। तो एक सैंपल का मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है। सेकंड सैंपल भी हम इसी टाइप से लेते हैं और क्या करते हैं, फिर यहाँ कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन में। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं हमारा जो सैंपल 1 है, सैंपल 2 है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर पॉइंट्स बिफोर बॉइलिंग रीडिंग ए और डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर पॉइंट्स आफ्टर बॉइलिंग रीडिंग बी। तो रीडिंग ए है मेरे पास और रीडिंग बी है मेरे पास। तो यहाँ सैंपल 1 में ये वैल्यू आई, सैंपल 2 में ये वैल्यू आई। इन दोनों का डिफरेंस एक्सपांशन ऑफ द सीमेंट बी माइनस ए इन mm
दिस वैल्यू 1.70 mm, 0.86 mm। तो ये जो एक्सपांसन आया है, दोनों का जो डिफरेंस आया है, उसका हम क्या करते हैं, एवरेज को एज अ रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो एवरेज एक्सपांसन है सीमेंट का ये है। तो यहां से आप देख सकते हैं 1.28, द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपांसन ऑफ द सीमेंट इज 1.28 mm। ओके, अब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। हमने दो सैंपल लिए थे, उन दोनों का एवरेज एक्सपांसन हमारे पास मिल चुका है 1.28 mm। तो ये रिजल्ट हो गया मेरा, दिस रिजल्ट। अब एज पर कोडल प्रोविजन 269/2013, ये कोड क्या बोलता है कि आपका जो सीमेंट है, अगर वो ओपीसी सीमेंट है या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, उसमें जो एक्सपांसन की मैक्सिमम लिमिट है वो 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका जो एक्सपांसन 10 mm से ज्यादा है तो आपका जो सीमेंट है वो आपका अनसाउंड है, मींस उसमें एक्सपांसन बहुत ज्यादा है, तो वो आपका फिट नहीं है किसी स्ट्रक्चर के लिए, मतलब वो अनसाउंड है, मतलब सेट होने के बाद उसमें वॉल्यूम चेंज आएगा। और अगर वॉल्यूम चेंज होगा उसका तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा और स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करेगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।